हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास का 4th लेसन औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे। पहले हम ये जानें कि औद्योगिकरण क्या है। जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई हो और फैक्ट्री, मशीन और तकनीकी विकास हुआ हो, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। 1760 से लेकर 1840 तक के जो युग था वो औद्योगिकरण का युग कहलाता है। नई सदी का उदय हुआ था। औद्योगिकरण का अर्थ ये भी है, औद्योगिक एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है, उद्योग धंधे की प्रधानता हो जाती है। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण का ही एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के ही लक्षण हैं। निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि में औद्योगिकरण अर्थ प्रणाली का बहुत बड़े स्तर पर संगठन है, वृहद स्तर पर संगठन है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया मानव कल्पना के साकार होने के बाद विभिन्न चरणों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। धीरे धीरे यह आधुनिकीकरण का एक अभिन्न अंग बन गई और मानव कल्पना की उड़ान को एक नया पंख मिलने लगा। मशीन और तकनीक का यह महामंडल एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। आबादी बढ़ने लगी और भूमंडलीकरण का विस्तार होने लगा, मांग बढ़ने लगी। तीव्र औद्योगिकरण की प्रगति व आधुनिकता का पर्याय बन चुका है। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों और पुलों का विस्तार समाज के विकास का पैमाना बन गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व का तकनीकी बदलाव और आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। औद्योगिकरण के से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। चलिए, इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। औद्योगिकरण क्रांति से पहले कैसा था, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है तो यह बात मस्तिष्क में आने लगती है कि यह प्रक्रिया कारखानों के विकास के साथ ही साथ आगे बढ़ी। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन का विचार करते समय हमारा ध्यान फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन पर होता है और औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति पर दृष्टि डालते समय भी हम अपनी सोच को कारखानों के काम करने वाले श्रमिकों पर ही केंद्रित करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और ही है। वस्तुतः इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत से इतिहासकार इस स्थिति को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। यहाँ आदि शब्द किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर और व्यापारी गांव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। कारण यह था कि शहरों में शहरी हस्तशिल्प और व्यापारिक गिल्ड्स बहुत शक्तिशाली थे। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। ये उत्पादक श्रमिकों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। इंग्लैंड में गांव के गरीब किसान और हस्तशिल्पी सौदागरों के लिए वस्तुएं बनाने लगे। यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। उनकी जगह इमारत, बड़े बड़े मशीन कारखाने ये सब स्थान लेते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी।
अब तक तो अपनी रोजी रोटी के लिए जमीनों से काम चलाने वाले गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत से गरीब किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, किंतु उनसे घर के सभी लोगों का पेट भरना बहुत कठिन था। अब किसान रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियां, बोरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान जो काटेजर होते थे, गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास तो छोटे मोटे खेत थे ही, इसलिए जब सौदागर वहां आए तो उन्होंने माल पैदा करने वाले पेशगी रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए और सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। ऐसा इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फ्रुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग स्टोर के रूप में ही जाना जाने लगा। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था। चीजों को उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब ये था कि कपड़ों के इस सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। जो स्टेपलर था वो कौन था? वो एक ऐसा व्यक्ति था जो रेशों की स्थिति के अनुसार उन्हें छांटता था। और फ्लोरर क्या करता था? ऐसा व्यक्ति था जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था, तह लगाता था। फिर कारखानों का उदय हुआ। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, किंतु उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि 18वीं शताब्दी के अंत में ही हुई। सन 1760 में ब्रिटेन ने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात किया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कई ऐसे आविष्कार हुए जिनके कारण कपड़े के निर्माण से संबंधित उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कुशलता बढ़ गई। उत्पादन से संबंधित काम लोग घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनों को खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अब संपूर्ण प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई। अब उत्पादन प्रक्रिया की देखरेख, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मजदूरों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना आसान हो गया था। तब तक उत्पादन गांव में भी जो हो रहा था, तब वो वहां संभव नहीं था। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कारखाने पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके थे। अब अधिकाधिक उत्पादन कारखानों में ही होने लगा था, किंतु पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत गांव में भी उत्पादन तो हो ही रहा था, लेकिन अब लोगों का अधिकाधिक ध्यान कहाँ पर था? कारखानों पर था। तो इस प्रकार से औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। ब्रिटेन के सूती उद्योग और जो कपास का उद्योग था, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले उद्योग थे। 1840 के दशक तक कपास उद्योग का औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग का स्थान था। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का अधिकाधिक विस्तार होने लगा था। ऐसी स्थिति में लोहे और स्टील की आवश्यकता तेजी से बढ़ी। सन 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात की कीमत लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में यह तकनीकी रूप से प्रशिक्षित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों में लगभग 20% से अधिक नहीं थी। कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ता उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में ही होता था, क्योंकि
देखिए, कपास उद्योग आया, स्टील उद्योग आया, उपनिवेशों में रेलवे आया। ये सब क्या था? ये एक परिवर्तन था। इंग्लैंड के परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले इंजनों के सूती और धातु उद्योगों से बहुत कम प्रभावित हो रही थी। वस्तुतः प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति तो धीरे ही थी। औद्योगिक बदलाव गांव में तीव्रता से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। व्यापारी इनके प्रयोग में बहुत सावधानी रखते थे। मशीनें प्रायः खराब हो जाती थी और इनके रख रखाव में भी और मरम्मत पर बहुत खर्च आता था। मशीनें उतनी अच्छी भी नहीं थीं जितना उनके आविष्कारक और निर्माता दावा करते थे। तो भाप के इंजन के कम प्रयोग से यह बात सिद्ध होती है कि मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली तत्कालीन सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को भी अपनाने में उद्योगपति असमंजस की स्थिति में थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया और उसको 1871 में एक पेटेंट करा लिया, मतलब एक इंजन को पेटेंट करा लिया। पेटेंट होता है ये एक बौद्धिक संपदा, एक अधिकार होता है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी नई वस्तु का निर्माण करता है जो विश्व में बिल्कुल नई या अकेली होती है, तो वह उसका मौलिकता की सुरक्षा के लिए उससे संबंधित संस्थान में पंजीकरण कराता है ताकि दूसरा कोई उसकी खोज का दुरुपयोग न कर सके। तो इससे क्या हुआ कि इसमें 80 इंजन सूती उद्योग, 9 ऊन उद्योग और शेष खनन, लौह निर्माण आदि कार्यों में प्रयोग किए जा रहे थे। तो इसके अलावा अन्य उद्योगों में भी भाप के इंजनों का प्रयोग बहुत समय बाद तक नहीं हो पाया। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति कम वेतन वाले होते थे। इसको चलिए आगे हम देखते हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। तत्कालीन ब्रिटेन में श्रमिकों को गरीब किसान और बेरोजगार व्यक्ति के समान ही काम की खोज में बड़ी संख्या में शहरों की ओर वे जाते थे। शहरों में जब श्रमिकों की संख्या अधिक होती थी तो उद्योगपतियों को मजदूरी कम देनी पड़ती थी। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या मजदूरों की मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों को महंगी मशीनों में कोई रुचि ही नहीं थी क्योंकि उनका काम तो बिना कठिनाई के पूरा हो जा रहा था। बहुत से उद्योगों में तो श्रमिकों की मांग मौसम के आधार पर घटता बढ़ता रहता था और बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत, साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में किया जाता था। इसके बाद आवश्यकता अनुसार मजदूरों की छंटनी भी कर दी जाती थी। जिन उद्योगों में मौसम के अनुसार उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों के स्थान पर मजदूरों को ही काम पर रखना अपनी अच्छा ही समझते थे। तो इसी को मौसमी बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो फिर इस तरह से इन्हें औद्योगिकरण नहीं कहा गया क्योंकि जितने परिवर्तन हुए वे धीरे धीरे हुए। उद्योगों की संख्या भी कम थी और इन सभी के 3 कारण थे: महंगी मशीनें, मरम्मत के खर्च का महंगा होना और कार्य का संतोषजनक न होना। मजदूरों की जिंदगी भी कैसी हो गई, आगे चलिए देखते हैं। ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी से में बाजार में श्रम की अधिकता ने ब्रिटेन के श्रमिकों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया। मांग की तुलना में श्रमिकों की अधिकता ने उनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। काम की कमी के कारण अधिकांश श्रमिकों को काम नहीं मिलता था, अतः वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते थे। कुछ लोग वापस गांव लौट जाते थे। अनेक उद्योगों में मौसमी काम के कारण श्रमिकों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। जब काम का मौसम समाप्त हो जाता था तो श्रमिक पुनः सड़क पर आ जाते थे। कुछ श्रमिक सर्दियों के बाद गांव चले जाते थे जहां हर समय काम निकलने लगता था, लेकिन अधिकांशतः श्रमिक शहरों में ही रहकर छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। जो 19वीं सदी के मध्य तक कोई काम आसान नहीं था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रमिकों के वेतन में कुछ वृद्धि तो की गई, लेकिन इसमें श्रमिकों की स्थिति में कोई विशेष सुधार
नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे अच्छे समय में भी लगभग 10% शहरी जनसंख्या अति निर्धन थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 35 से 75% तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद आबादी गरीब थी। स्पिनिंग जेनी एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसे जेम्स हरग्रीव्स ने सन 1964 में किया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तीव्र कर दी और मजदूरों की मांग को घटा दिया। इसके माध्यम से एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। फलस्वरूप एक साथ बहुत सी धागों को निर्माण होने लगा। तब ऊन उद्योग में इस मशीन का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाएं इस प्रकार की मशीनों को तोड़ने फोड़ने उनका विरोध करने लगी, क्योंकि उनका काम बाधित होने लगा। स्पिनिंग जेनी के मामले में यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ गईं। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों का चौड़ा किया जाने लगा, नए रेलवे स्टेशनों पर रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गईं, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दुगना हो गई और अगले 30 सालों में एक बार फिर से दुगना हो गई। चलिए एक नज़र डालते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे उसने अपना कारखाना उद्योग बढ़ाया। आगे इस पे हम चर्चा करते हैं। इसका अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। तत्कालीन समय में भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ के कपड़ा उद्योग में मशीनों और हाथ इन दोनों से ही काम हो रहा था। यहाँ पर भी औद्योगिकरण के लिए कई विरोधाभास उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे भारतीय कपड़े का युग। भारत में मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही आधिक्य था। बहुत से देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली नदी के द्वारा भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ अच्छा व्यापार होता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे उद्योग, भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। ये सौदागर बुनकरों को अग्रिम धनराशि देते थे और बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और इसे बंदरगाह तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल रहते थे, जो कीमत तय करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला व्यापारिक नेटवर्क टूटने लगा था, क्योंकि 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियां स्थानीय दरबारों से व्यापारिक छूट और एकाधिकार प्राप्त कर अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होने लगीं। सूरत व हुगली जैसे बंदरगाहों पर जहां से भारतीय सौदागर अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे, उनका पतन हो चुका था। अब बंबई व कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह उभर कर सामने आए, जो यूरोपीय व्यापारियों के नियंत्रण में थे। पुराने बंदरगाहों के स्थान पर नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती शक्ति का एक संकेत था। तब बुनकरों का क्या हुआ, ये प्रश्न उठता है। 1760 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता को मजबूत बना रही थी, तब भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई, बल्कि क्योंकि ब्रिटिश कपास उद्योग का प्रसार अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। यूरोप में भारतीय कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। यही कारण था कि कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को बढ़ाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई सरलता से नहीं मिल पाती थी।
बुने हुए कपड़े को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर बहुत मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। इस तरह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए जो उपाय थे, इससे उनकी सत्ता स्थापित हो गई। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई तो उसके कपड़े व्यापार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए अनेक उपाय करने लगे। प्रतिस्पर्धा कम करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी वस्तुओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों को और दलालों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए बुनकरों पर एकदम सीधे नियंत्रण करने के लिए अनेक उपाय किए। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने वाले, माल इकट्ठा करने वाले और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वेतन पर कर्मचारी नियुक्त कर दिया। इन कर्मचारियों को गुमाश्ता कहा जाता था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माल तैयार करने के लिए बुनकरों को अग्रिम धन दिया जाता था, पहले से ही धन दिया जाता था। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो बुनकर कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। उसे बुनकर किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। बुनकरों को जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, अधिक कमाने की आशा में बुनकर अग्रिम धन और पेशगी लेने लगे। बच्चे व स्त्रियां सभी कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन जल्दी ही खबरें आने लगीं कि इससे पहले आपूर्ति सौदागर प्राय बुनकर बाहुल्य गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी संबंध होते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी को माल बेचते थे, न ही माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वे कर्ज की वजह से कंपनी में बंधे हुए थे। तो भारत में मैनचेस्टर आया। मैनचेस्टर एक शहर का नाम है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। सन 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। सन 1850 से 51 में वह मात्र 3% रह गया, घट गया। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान हो गए। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क लगाएं ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आसानी से बिक सकें। दूसरी ओर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश के वस्त्र उत्पादों में निर्यात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। सन 1850 तक आते आते सूती आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। सन 1870 तक यह अनुपात 50% से ऊपर चला गया। वहां कपड़ा मशीनों से तैयार होने लगा। अब भारत में कपड़ा बुनकरों के सम्मुख एक साथ दो समस्याएं खड़ी हो गईं। एक ओर उनका निर्यात बाजार खत्म हो रहा था तो दूसरी ओर स्थानीय बाजार भी सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से आयातित माल की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास के उत्पाद इतने सस्ते थे कि स्थानीय बुनकर उनका सामना ही नहीं कर सकते थे। जब अमेरिकी गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और अमेरिका के कपास का आयात बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात के कारण इसकी कीमत बहुत बढ़ गई। भारतीय बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था। उन्हें अत्यधिक मूल्य पर कच्चे कपास को ही खरीदना पड़ता था। ऐसी स्थिति में बुनकरों के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा। बाजार में मशीनों से बने कपड़ों की भरमार तो थी,
अब बुनकर उद्योग लगभग समाप्त होने के करीब चला गया और भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा तो बाजार में मशीनों की बनी चीज़ों से ही पड़ गया। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। 1855 में बंगाल में फैक्ट्रियों का आना शुरू हो गया। भारत में बम्बई शहर में पहली कपड़ा मिल सन 1854 में लगाई गई और 2 वर्ष बाद उसे उत्पादन प्रारंभ हो गया। सन 1862 तक बम्बई में 4 मिलें काम कर रही थीं। इन मिलों में 94,000 तकलियां और 2,150 करघे थे। इस समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। बंगाल के देश की पहली जूट मिल सन 1855 में खुली, जबकि दूसरी जूट मिल सन 7 साल बाद सन 1862 में चालू हुई। सन 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। अब ये उद्योग कौन लगा रहा था, इसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी। मिलों में काम करने वाले लोग कौन थे, तो ये कौन थे, प्रारंभिक उद्यमी थे। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे। भारत में बहुत से व्यावसायिक संबंधों का संबंध चीन के साथ व्यापार के समय से ही चला आ रहा था। 18वीं शताब्दी के अंत में ही अंग्रेज भारतीय अफीम को चीन का निर्यात करने लगे। बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी और इस व्यापार में बहुत से भारतीय व्यापारी भी लगे हुए थे। भारतीय व्यापारी पैसा उपलब्ध कराते थे और आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही माल को जहाजों में लादकर रवाना करते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में बहुत पैसा कमाया। वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 और 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना कर ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यवसायी उथल पुथल के कारण लोगों के साथ साथ टैगोर के उद्योग भी खत्म हो गए। बम्बई में डिंशा पेटेंट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी के नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास का निर्यात करके बहुत पैसा कमा लिया था। सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। आगे चलकर जैसे जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक नियंत्रण बढ़ता गया, भारतीय व्यवसायियों के लिए व्यापार करना बहुत कठिन होता गया। भारतीय व्यापारियों को अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। यूरोपीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने अपने साथ संघ हुआ करते थे, संघ बनाए हुए थे, उनमें जिनमें भारतीय व्यवसायियों को सम्मिलित नहीं किया जाना था। ऐसा उन्होंने संघ बनाया कि उसमें उन व्यवसायियों को सम्मिलित नहीं करते थे। अब चलिए देखते हैं मजदूर कहाँ से आए। औपनिवेशिक भारत में फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। सन 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। सन 1946 तक इनकी संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों एवं कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक क्षेत्रों की ओर चल पड़ते थे। सन 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से अधिक मजदूर पास में स्थित रत्नागिरी जिले से आए थे। मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसके कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी। रोजगार के लिए इच्छुक लोगों की संख्या रोजगार की तुलना में सदैव अधिक रहती थी। उद्योगपति नए मजदूरों को रखने के लिए सामान्यतः एक जावर रखते थे। जावर पुराना और विश्वासपात्र कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें फैक्ट्रियों में काम दिलवाता था। जावर नए लोगों को शहर में रहने के लिए भी मदद करता था और मुसीबत के समय पैसे की मदद भी करता था। इस प्रकार जावर शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बन गए। आगे चलकर जावर सहायता करने के बदले में पैसे की मांग करने लगे। इस प्रकार वे मजदूरों के जीवन को भी नियंत्रित करने लगे। औद्योगिक विकास का अनूठापन निर्यात करने वाले उत्पाद
पैदा होने लगी। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक उत्पादन पर एक अधिकार रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों में ही रुचि थी। इन एजेंसियों ने औपनिवेशिक सरकार से सस्ते मूल्य पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में धन का निवेश किया। 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश माल में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत की प्रारंभिक सूती मिलों में कपड़े के बजाय मोटी सूती धागों से ही बनाए जाते थे और भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर प्रयोग करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। स्वदेशी आंदोलन गति पकड़ चुका था। राष्ट्रवादियों ने जनता से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की अपील शुरू कर दी। चीन के बाजारों में चीन के जापान की मिलों के उत्पादों की अधिकता हो गई। ऐसी स्थिति में भारत के उद्योगपति धागे के स्थान पर कपड़ा बनाने लगे। सन 1900 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इस स्थिति में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात से बहुत गिरावट आ गई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार लिया। लघु उद्योगों की बहुतायत होने लगी, यानी ज़्यादा होने लगी, इजाफा हुआ। युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। मशीन में बने सस्ते धागों ने 19वीं शताब्दी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन अनेक समस्याओं के होते हुए बुनकर अपना व्यवसाय किस प्रकार चलाते रहते थे। अनुकूल समय आने पर 20वीं शताब्दी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। सन 1900 से सन 1940 के बीच यह उत्पादन 3 गुना हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ? हथकरघों के बने कपड़ों के उत्पादन में सुधार के कारण तकनीकी बदलाव थे। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारंभ में बुनकर फ्लाई शटल वाली करघों का प्रयोग करते थे। ये फ्लाई शटल क्या था? यह एक रस्सियों और पुल्लियों के द्वारा चलने वाला एक ऐसा उपकरण था, यांत्रिक उपकरण था जिसको बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता था। यह 36 धागों वाले ताने का लंबवत धागे अर्थात बाने में पिरोया करती थी, यानी उसको बुनती थी। इसके आविष्कार से बुनकरों को बड़े बड़े करघे चलाने और चौड़ाई में कपड़ा बनाने में बहुत सहायता मिली। तो बुनकर फ्लाई शटल वाले करघों का प्रयोग करते थे। इस कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई और श्रम की मांग में कमी आ गई। फ्लाई शटल होने के कारण श्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघों की संख्या 70 से 80% तक थी। बुनकरों में कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन प्रकार के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े तो मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। इस कारण मोटे कपड़ों की मांग में बड़ा उतार चढ़ाव आता था। खराब फसल और अकाल के कारण ग्रामीण गरीबों की आय बहुत खत्म होने जैसी हो गई थी और वे कपड़े भी नहीं खरीद सकते थे, बहुत गरीब हो गए थे। तो और महीन प्रकार के कपड़े की मांग संपन्न लोग ही अधिक करते थे। इससे व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत कम आता था, क्योंकि अकाल आदि अमीरों को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था, पर गरीबों को अवश्य पड़ता था। अमीरों में बनारसी एवं बालूचरी साड़ियों की बिक्री बहुत होती थी, तो अक्सर पूरा का पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े
सभी औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाते रहते थे, लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भी नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग बने। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वस्तुओं के लिए बाजार। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों को व्यापारियों उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क के लिए भी मांग उठाई, इसके लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उत्पादकों द्वारा बाजार में अपनी वस्तुएं बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाई जाती थीं। नए उपभोक्ताओं को अपने माल से जोड़ने के लिए उत्पादक समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं होर्डिंग्स आदि के माध्यम से विज्ञापन देते थे। विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादनों के बाजार को विस्तार प्रदान करने और नई उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। विज्ञापनों ने उत्पादकों को अति आवश्यक एवं गोपनीय वांछनीय बना दिया था। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना प्रारंभ किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल लगाने का लाभ यह होता था कि सामान खरीदने वाले को सामान का निर्माण करने वाले की कंपनी का नाम और उत्पादन के स्थान के बारे में पता चल जाता, जानकारी प्राप्त हो जाती थी। जब किसी वस्तु के लेबल पर बड़े अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता था। लेबलों पर केवल शब्द ही अंकित नहीं होते थे, उन पर भारतीय देवी देवताओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्र भी बने होते थे, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। देखिए, कैलेंडर का भी प्रयोग होता था, उनमें भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र बनाए जाते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में वस्तुओं के निर्माण एवं निर्माता और उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्रों का प्रयोग किया जाता था या करने लगे थे। कैलेंडरों को पान की दुकानों, कार्यालयों एवं मध्यवर्गीय घरों में लटकाया जाता था। जो लोग इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापनों को भी पूरे वर्ष देखते थे। कैलेंडरों में देवी देवताओं के चित्र के साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों के चित्र भी प्रयुक्त होते थे। प्रकारांतर से ही यह संदेश भी दिया जाता था कि यदि इस उत्पाद को महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट या नवाब प्रयोग करते हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, यानी कि इसकी क्वालिटी, इसका गुण अच्छा है। औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों के द्वारा नए उपभोक्ता बनाए। भारतीय वस्तुओं के निर्माताओं के विज्ञापन स्वदेशी वस्तुओं के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। औद्योगिकरण बढ़ते बढ़ते औद्योगिक श्रम शक्ति पर आप और हम उसी पर आने वाले समय में भी निर्भर हो गए और आज भी निर्भर हैं, इसके बाद भी निर्भर होंगे। तो ये आपने पढ़ा औद्योगिकरण का युग। यदि आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा।